जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में जो सिलेबस है 2024 और 25 वाला, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान होता है, इसमें कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको 70 नंबर जो होता है लिखित परीक्षा देना पड़ता है। बाकी 30 नंबर जो होता है वो प्रयोगात्मक होता है, अर्थात इसमें प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होता है, इसमें एग्जामिनर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलता है। बाकी 70 नंबर आपको क्या करना पड़ता है, आपका सेंटर जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 70 नंबर आपका लिखित होता है। अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने नंबर पाएँ ताकि आप पास हो सकते हैं इसमें, तो 100 में से मिनिमम आपको 33 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर आप 100 में से 33 नंबर लाते हैं तब जाके आप पास माने जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें अब इसमें सिलेबस की, तो इसमें बेसिकली कुल मिला के 10 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। जो पहली इकाई है आपकी, उस इकाई का नाम है बिलियन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 8 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई है वैद्युत रसायन, यहाँ से आपके 7 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली इकाई है रासायनिक बलगतिकी, यहाँ से भी 7 नंबर। और अगला है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ से 6 नंबर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगली जो इकाई है वो है उप सहसंयोजन यौगिक, यहाँ से 7 नंबर में पूछा जाता है। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यहाँ से भी आपके 7 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली जो इकाई है आपकी एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, तो यहाँ से 7 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली जो इसमें 8वीं इकाई है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ से 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। और अगला इकाई आपका आता है इसमें एमीन, यहाँ से 6 नंबर में। लास्ट जो आता है जैव अणु, तो यहाँ से 7 नंबर में पूछा जाता है। ये वाली जो इकाई है पूरी आपकी दरअसल बायोलॉजी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वाला जो इकाई है, यानी ये वाला जो चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पे ये इसमें दरअसल ज़्यादातर फिजिक्स वाला पोर्शन है, तो अगर आप फिजिक्स अच्छी पकड़ बनाए हैं तो ये वाला चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो विलियन चैप्टर कक्षा आप 9 में भी हालांकि पढ़ रखे हैं, कक्षा 9 के रसायन विज्ञान में विलियन चैप्टर करके दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, फिलहाल बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये समाप्त हो जाता है और बहुत ईजी भी है, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है आपको। तो अब आइए हम इसमें समझ लेते हैं कि जैसे इसमें इन इकाइयों में कौन क्या बचा है क्या नहीं बचा है, सारा कुछ आइए हम लोग आगे समझते हैं। अगर हम बात करें इकाई नंबर जो फर्स्ट है, जो जिसका नाम है विलयन, इसमें क्या है, तो इसमें आपको विलयनों के प्रकार पढ़ना है। ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ठीक है, अणु संख्य गुणोधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असमान आणविक द्रव्यमान, वांट ऑफ गुणांक। तो यह इतने चैप्टर आपके पहली इकाई में हैं। दूसरी इकाई की बात करें, इसी तरह इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएँ हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, और कोल राउस नियम, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण, रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, मध्य संबंध, ईंधन सेल संक्षारण। तो इतने चैप्टर मतलब इतने टॉपिक आपके द्वितीय इकाई वैद्युत रसायन में है। उसी तरह अगर हम बात करें थर्ड इकाई जो है रासायनिक बलगतिकी, इसमें आपके हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, वेग के नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण। तो इस तरह के कुछ टॉपिक आपके थर्ड इकाई में है। उसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ इकाई डी और एफ ब्लॉक के तत्व वाला, तो इसमें आपके ये भी हैं, इसमें सामान्य परिचय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण, धातुओं के अभिलक्षण, धातुओं की उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ। तो इस तरह के कुछ टॉपिक आपके इसमें देखने को मिलेंगे। फोर्थ इकाई में कुछ और भी टॉपिक है, जैसे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो इसमें लेंथेनाइड से कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं और एक्टेनाइड से संबंधित भी कुछ टॉपिक यहाँ पे, ये फोर्थ इकाई में ही है।
बाकी हम बात करें अगली जो 5 इकाई है, 5th वाली, इसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इसमें पहले तो परिचय है, फिर लिगैंड है, फिर उपसंयोजन संख्या, वर्ग, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिक, IUPAC पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्णन का सिद्धांत, BT और CFT, संरचना एवं त्रिविमीय समन्वयता। तो इस तरह के कुछ टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर अगली में आता है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। हेलो एल्केन में आपको जैसे नाम पद्धति, CX आबंध की प्रवृत्ति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण गुणन। और हेलो एरीन में आपको इसमें भी लगभग ऐसे ही सेम है, और इसमें CX आबंध की प्रवृत्ति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रियान और DDT के उपयोग, पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसने इतनी टॉपिक आपको छठी जो यूनिट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें 7वीं यूनिट की, तो इसमें आपके एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इन सब के बारे में दिया गया है, इनके गुणधर्म के बारे में, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में दिया गया है। तो इसमें यानी जो 7वीं इकाई है, इसमें आप एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि जो 8वीं इकाई है, तो ये है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अलग कर दिया है, मतलब अलग अलग है। तो इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अलग से इसमें टॉपिक कुछ हैं, उसको आपको पढ़ना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इसके बारे में इतने टॉपिक दिए गए, इसको आपको अलग पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मतलब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको मतलब आप इन फ्यूचर आगे भी देखना चाहें तो आपको पता रहे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला इकाई आता है एमीन का। तो एमीन, इसमें भी 2 विस्क्लिक खंड है, मतलब 2 पार्ट में किया गया है। एमीन को अलग किया गया है और डाई एजोनियम लवण को अलग किया गया, ठीक है। तो एमीन में इतने टॉपिक हैं और इसमें इतने टॉपिक हैं, ठीक है, इतने आपको पढ़ने हैं। उसी तरह लास्ट में आता है इकाई नंबर 10। इसमें ये जैवअणु है, और ये इसको आप कह सकते हैं कुल मिला के आपका पूरा बायोलॉजी समझिए इसको। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये टॉपिक। बाकी अगर आप मैथ के हैं तब भी आप ठीक है, पढ़िए। अगर आपके टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, और बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो उनकी पकड़ इस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, इससे संबंधित, फिर उसके बाद प्रोटीन है, इससे संबंधित। तो यहाँ पे लास्ट में आपको DNA वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कुल मिला के आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन इसमें दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सिलेबस है, और विषयों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा बच्चों को क्या लगता है कि केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएँ वगैरह करने से थोड़ा समीकरण संतुष्ट वगैरह करने में दिक्कत होती है। खैर कोई नहीं, आप अगर इस पर अच्छे से शुरुआत से ही अगर आप पकड़ बना लेंगे, शुरुआत से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो केमिस्ट्री कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके वीडियो वगैरह चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका भी हम जितने भी टॉपिक हैं इनके वीडियो हम अवेलेबल कर सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।